नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। यहाँ पर आज हम लोग 13 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन है। तो अभी हाल ही में नेपाल में आपको पता ही है कि वहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है तमाम तरीके का। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री जो इस्तीफा दे दिए हैं, केपी शर्मा ओली कौन थे वहाँ पे, केपी शर्मा ओली जो कि यहाँ प्रधानमंत्री थे। अभी हाल ही में उन्होंने क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया अपने पद से। तो उनकी जगह पे जो अंतरिम प्रधानमंत्री बनाई जा रही हैं, ठीक है, वो बनाई जा रही है सुशीला कार्की। कौन बन रही है? सुशीला कार्की। तो अगर बात करें हम लोग सुशीला कार्की की, तो नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की हैं। उन्हें 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा शपथ दिलाया गया है। इसका मतलब वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौडेल हैं। वह पहले 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल रह चुकी हैं वो। नियुक्ति का कारण क्या है? तो उनकी नियुक्ति जेन जी प्रदर्शनकारियों की मांग के बाद हुई है, जो मौजूदा भ्रष्ट राजनीतिक नेताओं से मुक्त एक अंतरिम सरकार की मांग कर रहे थे। अच्छा, भारत से संबंध की बात करेंगे सुशीला कार्की की, तो भारत का जो BHU है यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, वहां से राजनीतिक विज्ञान में इन्होंने मास्टर्स यानी MA किया हुआ है, ठीक है, डिग्री वहां से ली है, इसको ध्यान रखें। तो ये भारत से पढ़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS की 44 नंबर परिषद की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो अभी इसका आयोजन हुआ है किर्गिस्तान में। कहां पर हुआ है? किर्गिस्तान में हुआ है। तो हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद की 44 नंबर की बैठक हुई है, और जो कि कहां पर हुआ है? किर्गिज गणराज्य, जिसे हम लोग किर्गिस्तान बोलते हैं। यहाँ पे एक शहर है चोलपोन करके, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, परिषद ने पहलगांव में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। मतलब यहाँ पर जो बातचीत हुआ है उसमें जो पहलगांव में हमला हुआ था भारत के कश्मीर में, ठीक है, उस पर कड़ी निंदा की गई वहां पर। बाकी भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं TB रविचंद्रन, इन्होंने किया है, इसको ध्यान रखना है। थोड़ा SCO के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे, स्टैटिक पॉइंट। तो अभी हाल ही में SCO की बैठक हुई थी। इतिहास की बात करें SCO की, तो इसका स्थापना 1996 में होता है, ठीक है, और तब इसका नाम क्या था? संघाई 5 नाम था, और वर्तमान में 2001 में इसका नाम बदला गया, SCO कर दिया गया इसका नाम, इसको ध्यान रखें। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको चाइना के बीजिंग में। पहला सम्मेलन होता है इसका संघाई चीन 2001 में, और अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो झांग मिंग है, इसको ध्यान रखें आप। बाकी SCO में 2017 में कौन शामिल हुआ? तो भारत और पाकिस्तान 2017 में इसमें शामिल होने का मतलब पूरे सदस्य देश बन गए इसके। बाकी 2023 में ईरान शामिल हुआ था, और 2024 में बेलारूस शामिल हुआ है। वर्तमान में टोटल 10 देश इसमें शामिल हैं। SCO में 10 पूर्णकालीन सदस्य शामिल हैं, जिसमें से बेलारूस जो है सबसे लेटेस्ट वाला है। सबसे लेटेस्ट वाला नवीनतम कौन है? तो बेलारूस है। बाकी इसमें चीन है, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी इसमें शामिल हैं। 10th वाला वही मैंने बताई दिया आपको, बेलारूस है लेटेस्ट वाला, जो कि 2024 में शामिल हुआ था। अच्छा, इसमें 2 देश ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में शामिल थे। कौन कौन थे? अफगानिस्तान और मंगोलिया। और इस बार जो बैठक हुई है SCO की, कहाँ पर हुई है? तो तियानजिन में हुई है। कहाँ पर हुई है? तियानजिन आपका शहर कहाँ पर है? ये चाइना में है। इसकी बैठक अभी हाल ही में वहीं पर हुई है। अच्छा, बैठक से रिलेटेड कुछ और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं हाल फिलहाल में जो कि हुए हैं। तो COP29 2024 वाला 25 वाला भी नहीं हुआ है। इसकी बैठक कहाँ हुई है? तो बाकू अजरबैजान में। COP30 की बात करेंगे तो ब्राजील के बेलेम में इसकी बैठक हुई है। G7 25 वाले की बात करेंगे तो कनान सिकिस अल्बर्टा में हुआ है, जो कि कनाडा में स्थित है। आप लोग याद रखें, कनाडा में हुआ इसकी बैठक। G20 की बात करेंगे, इस बार साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में हुआ, जोहान्सबर्ग में। ब्रिक्स की बात करेंगे तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में इसकी बैठक हुई इस बार। SCO की बात करें तो मैंने बताया ही ऊपर, तियानजिन चीन में इसकी बैठक हुई 25 वाली। वहीं पर बिम्स्टेक की बात करेंगे तो बैंकॉक थाईलैंड में इसकी बैठक हुई है, 6वें नंबर का था, इसको ध्यान रखें। और आसियान जो कि है इसकी बैठक कहाँ हुई? मलेशिया में हुई है। और 2024 वाला कहाँ पर हुआ था इसका? इसको आप लोग कमेंट में छापिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये असम राज्य में स्थापित की जा रही है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में बनाई जा रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 14 सितंबर 2025 को इसका उद्घाटन किया है। इस रिफाइनरी को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध बांस का उपयोग करके जैव ईंधन यानी बायो एथेनॉल और हरित रसायन का उत्पादन किया जाएगा यहाँ पर। अच्छा, उत्पाद क्या क्या किया जाएगा यहाँ पर? इस रिफाइनरी से प्रति वर्ष 49,000 टन बायो एथेनॉल, 19,000 टन फुरफुरल बनाया जाएगा यहाँ पर, और 11,000 टन एसिटिक एसिड बनाया जाएगा यहाँ पर। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपसी सुरक्षित संवाद के लिए व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप्स को किस स्वदेशी मोबाइल इकोसिस्टम से मतलब रिप्लेस किया था? मतलब आप जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें बात करने के लिए व्हाट्सएप का यूज नहीं किया गया था, तो एक नया सिस्टम का यूज किया गया था जिसका नाम क्या था? संभव। क्या नाम था इसका? संभव। आंसर हो जाएगा हमारा सी। ये अभी बात ओपन हुई है, अभी चर्चे में है, पर पहले ही ये लॉन्च हो चुका था। व्हाट्सएप की जगह पे एज ए मैसेज करने के लिए लोग वहां पर यूज किए थे, क्योंकि आपको पता है कि व्हाट्सएप कहाँ का है? अमेरिका का है। ठीक है, तो अमेरिका चाहे तो एक्सेस उसका पा ही सकता है, सब कुछ रीड कर सकता है। तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर में इसका यूज ना करके संभव का यूज किया गया था, जो कि अपना खुद का है। तो भारतीय सेना ने हाल ही में आपसी संचार के लिए व्हाट्सएप की जगह पर संभव नाम की एक स्वदेशी मोबाइल प्रणाली का इस्तेमाल करना शुरू किया है। संभव क्या है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका। बाकी सुरक्षित संचार की बात करेंगे तो यह 5G आधारित एक सुरक्षित और इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म है जो डेटा लीक और जासूसी खतरे को खत्म करता है। ठीक है, बाकी अगर व्हाट्सएप की तरह आर्मी के लिए बनाया जा सकता है तो मेरा मानना है कि पूरे देश के लिए बनाया जा सकता है। अपना खुद का होना चाहिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप लोग को क्या लगता है कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन ये कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है IIT दिल्ली में। कहां पर हुआ है? IIT दिल्ली में हुआ है, आबू धाबी परिसर में। मैंने आपको पढ़ाया था कुछ दिन पहले कि IIT दिल्ली ने अपना परिसर कहां पर स्थापित किया था, तो आबू धाबी में ही किया था। इसको ध्यान रखिए। तो भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन सितंबर 25 में ये कहां पर किया गया? संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में आबू धाबी में किया गया है। अच्छा, उद्घाटन किसने किया था? तो इस केंद्र का उद्घाटन भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। कहां पर? तो यह केंद्र IIT दिल्ली के आबू धाबी परिसर में स्थापित किया गया है। क्या उद्देश्य रहने वाला है इसका? तो इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य है भारत और UAE के बीच शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना। यह अटल इनोवेशन मिशन AIM के तहत स्थापित होने वाला पहला विदेशी नवाचार केंद्र है। इसको भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई दुनिया की सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो ब्लूमबर्ग ने अभी हाल ही में अमीरों की सूची जारी की है। उसमें इस बार नंबर 1 पे पहले तो कौन थे? एलन मस्क थे, जो कि आपको पता ही है। बाकी इस बार पहले नंबर पे कौन पहुंच गए हैं? तो लैरी एलिसन पहुंच गए हैं। कुछ देर के लिए ही थे ये, पर पहुंच गए थे पहले नंबर पे। इसको ध्यान रखना है। इन्होंने किसको पीछे कर दिया था? एलन मस्क को पीछे कर दिया था, जो कि एलन मस्क टेस्ला के मालिक हैं। स्पेस एक्स कंपनी भी इन्हीं की है, न्यूरा लिंक भी इन्हीं की है, तमाम कंपनियां इनकी हैं। तो हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 25 के अनुसार ओरेकल के संस्थापक लैरी एलिसन, आपको ध्यान रखना है कि लैरी एलिसन जो है किस कंपनी के मालिक हैं? तो ओरेकल के हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। हालांकि बाद में दूसरे स्थान पर चले गए, कुछ देर बाद ही उनके शेयर में उछाल आया था, ऐसा हुआ। बाकी गए ही थे थोड़े समय के लिए, पर गए थे। बाकी भारत में बात करेंगे तो मुकेश अंबानी पहले स्थान पर रहे हैं इंडिया में। ठीक है, इंडिया में रहे मुकेश अंबानी पहले स्थान पर। ओवरऑल देखेंगे इन्होंने तो 18th पोजीशन पर रहे हैं पूरी दुनिया में। इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आजकल प्रधानमंत्री बहुत बदल रहे हैं। कई देश का हम लोग 3-4 दिन से लगातार पढ़ ही रहे हैं, किसी न किसी देश में नए नए प्रधानमंत्री बन ही रहे हैं। बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोनस गहर स्टोर। तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन चुने गए हैं? जोनस गहर स्टोर देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे ये, मतलब पहले भी यही थे, फिर से यही इलेक्ट कर लिए गए हैं। इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो लेबर पार्टी नाम है इनकी पार्टी का। सितंबर 2025 में चुनाव में जीत हासिल की है, जिसके बाद वे अपने पद पर बने हुए हैं। नॉर्वे की बात करेंगे, कैपिटल होती है ओस्लो। मुद्रा की बात करेंगे तो नॉर्वेजियन क्रोन है। इनको नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ओस्लो में ही नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय कला रूपों, सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा
कौन सा डिजिटल मंच लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया आदि संस्कृति अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल मंच को लॉन्च किया है। इस मंच का बीटा संस्करण जो है 10 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सम्मेलन आदि कर्मयोगी अभियान के अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके द्वारा लॉन्च किया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो विश्व का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय होने वाला यहाँ पर लॉन्च हुआ है। अच्छा, इस विश्वविद्यालय में होगा क्या? तो जनजातीय जो होती ट्राइब्स होती हैं उनसे संबंधित उनका आर्ट हो गया, ठीक है, अगर उनसे बनी हुई कुछ चीज खरीदना है, ये सब इस यूनिवर्सिटी में इंक्लूड किया गया। कहने का मतलब इसकी परिकल्पना जनजातीय संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान के लिए दुनिया के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय के रूप में की गई है। इसमें 3 चीजें हैं। एक तो है आदि विश्वविद्यालय, यह एक डिजिटल जनजातीय कला अकादमी है जो जनजातीय नृत्य, चित्रकला, शिल्प, संगीत और लोक कथाओं पर 45 से अधिक पाठ्यक्रम प्रदान करती है। यहाँ पर यह पढ़ाया जाएगा। आदि संपदा की बात करेंगे तो यह एक सामाजिक सांस्कृतिक भंडार है जिसमें जनजातीय कला, नृत्य, वस्त्र, कलाकृतियों और आजीविका पर 5000 से अधिक दस्तावेज इसमें शामिल किए गए हैं। अच्छा, आदि हाट क्या है? हाट मतलब बाजार समझ सकते हैं आप, हाट मतलब बाजार होता है। यह एक ऑनलाइन बाजार है जो जनजातीय कारीगरों को सीधे ग्राहकों से जोड़ता है। यह वर्तमान में ट्राइफेड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई जनजातीय है, कोई सामान जो उनका ट्रेडिशनली बनता है उसको सेल भी कर सकते हैं। ऑनलाइन की व्यवस्था यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सारा कुछ रहने वाला अपने आप में पहला है, तो इसको ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन है कि अनुभवी अभिनेता और निर्देशक अनुपम खेर द्वारा उनकी आने वाली फिल्म तन्वी द ग्रेट पर आधारित हाल ही में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो उन्होंने लिखा अभी डिफरेंट बट नो लेस, उन्होंने इस बुक को लिखा अभी हाल ही में, और यह उनकी एक चौथी बुक होने वाली है, इसको ध्यान रखें। अभी इसके पहले वो 3 बुक लिख चुके हैं जिसमें से एक बुक के बारे में एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो फोटो में दिख रहा है, ये है उनकी बुक, ठीक है, डिफरेंट बट नो लेस। डिफरेंट बट नो लेस अलग पर काम नहीं, ठीक है, अलग मतलब इसके हिंदी में क्या हो जाएगा, अलग पर कम नहीं, 2025 में घोषित यह उनकी चौथी और नवीनतम किताब है। यह एक और प्रेरक किताब है जो आत्मविश्वास, मानसिक शक्ति और रचनात्मक चुनौतियों का सामना करने पर केंद्रित है। बाकी इनसे संबंधित जो है 4 बुक ये लिख चुके हैं अभी तक। वो कौन कौन है? तो द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, ठीक है, ये क्या है। और उसके बाद लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोइंगली एंड ऑटोबायोग्राफी है इनकी, ये उसके बारे में लिखा है। योर बेस्ट डे इज टुडे, ठीक है, ये इनकी बुक है। बाकी डिफरेंट बट नो लेस अभी हाल ही में 2025 में लिखा इन्होंने, ठीक है, ये इनके बारे में है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 25 में जास्कर उत्सव का आयोजन ये कहां पर किया गया है? तो लद्दाख में मनाया जाता है जास्कर उत्सव। नेक्स्ट है कि हाल ही में लद्दाख में जास्कर उत्सव, मतलब वही क्वेश्चन है, जास्कर उत्सव का आयोजन किया गया था। जास्कर क्षेत्र की समृद्धि, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक महत्वपूर्ण वार्षिक कार्यक्रम है। क्या उद्देश्य रहता है इसका? इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य लद्दाख की अद्वितीय संस्कृति, पारंपरिक कला, संगीत और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। विशेष आकर्षण की बात करेंगे तो रंग बिरंगे परिधान यानी पहनावे उड़ावे, मुखौटा नृत्य भी इसमें बहुत फेमस है। इस उत्सव का एक खास हिस्सा होता है जो पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। अच्छा, इसके महत्व की बात करें हम लोग तो यह उत्सव पर्यटकों को जास्कर के लोगों की जीवन शैली और संस्कृति के करीब से जानने का एक बेहतर अवसर प्रदान करती है। कहने का मतलब पर्यटन को बढ़ावा देना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है। यहाँ का कल्चर हो गया, पहनावा ओढ़ावा हो गया, खान पीन हो गया, इन सबको लेकर के। और आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन मतलब होमवर्क क्वेश्चन है कि भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच हुई तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन ये किस शहर में किया गया? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बताइए। बाकी मंडे से मैं आप लोग के लिए एक नया चीज स्टार्ट कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज करंट अफेयर। टॉपिक वाइज करंट अफेयर करने वाला हूँ, जैसे नोबेल प्राइज हो गया, क्योंकि अलग से आप इसको ढूंढने जाएंगे वीडियो में किस दिन पढ़ाया गया था, अलग अलग नोबेल प्राइज अलग अलग दिन मिला था, ठीक है, तो उसमें दिक्कत होता है क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। नोबेल प्राइज हो गया, मिस इंडिया खिताब हो गया, मिस यूनिवर्स का हो गया, और 10 समिट होते हैं में जैसे एससीओ समिट हो गया, G20 हो गया, G7 हो गया, इन सब के बारे में मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा। मुश्किल से 4 से 5 मिनट के बनेंगे, आप लोग सेपरेट उसको देख सकते हैं। मंडे से आप लोग का आएगा और वीडियो की टाइम रहेंगी 3 बजे। 3 बजे आपको वीडियो मिलेगा। कब? 3 बजे PM में मिलेगा,
मतलब दोपहर में 3 बजे आपको वीडियो मिलेगा। 3 बजे मैं सोच रहा हूँ अभी, या फिर 6 बजे, इन दोनों में से किसी टाइम पे मैं रखूंगा इन वीडियो को। कोशिश कर रहा हूँ 3 बजे तक हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, बाकी आप लोग आज का सेशन कैसा लगा और ये जो मैं करने वाला हूँ ये आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल रहेगा, मंडे से आप लोग वीडियो देख के मुझे बता सकते हैं कमेंट में। बाकी ये कैसा रहेगा ये भी कमेंट में बताइए आप लोग, ये सही है कि नहीं है टॉपिक वाइज लाना। बाकी आज के सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए, इसका जवाब दीजिए। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।